एपिसोड 51 रुद्राक्ष की हैरानी। हेलो डियर फ्रेंड्स, माफ करना दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल पर थोड़ा दिक्कत आया था इसलिए स्टोरी अपलोड नहीं कर पाया। और हाँ दोस्तों, 10,000 व्यू के बाद नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना। और हाँ दोस्तों, आप सभी को स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में अपना अपना गाँव का नाम लिखना, मुझे भी पता चले तो आप सभी कहाँ से स्टोरी सुनते हो। ओके तो स्टोरी शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना कि अनाहिता को मजबूरी में रुद्राक्ष के कमरे में जाकर वह छोटी और रिबिल्डिंग नाइटी पहनी पड़ती है और उसके बाद रुद्राक्ष भी अपने कमरे में आता है और अपने कमरे में एक लड़की को ऐसी हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह उस लड़की को कुछ कहता उससे पहले ही उसे अनाहिता का चेहरा दिख जाता है। अब आगे अनाहिता को वहां देखते ही रुद्राक्ष हैरान हो गया और उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर अपने गालों को खींचा। भले ही उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और वह नशे में था, लेकिन उसे ऐसा भ्रम नहीं हो सकता कि जिस लड़की को उसके पास भेजा गया है वह अनाहिता है। रुद्राक्ष ने अपने एक हाथ से अपना गाल थपथपाया और अपने मन में ही कहा, उठ जाओ रुद्राक्ष सिंघानिया, उठ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर उसने बहुत तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी आंखें खोलकर फिर से सामने वाली लड़की को देखकर यह कंफर्म करना चाहता था कि वह अनाहिता तो नहीं है, लेकिन अपनी आंखें खोलता उससे पहले उसे अनाहिता की आवाज सुनाई दी। तुम? अनाहिता की आवाज कांप रही थी। तुम इतनी जल्दी रूम में कैसे आ गए? अब रुद्राक्ष की मन में यह आया कि इस लड़की की आवाज अनाहिता से मिलती है, इसका मतलब उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। उसने 2-3 बार अपने हाथ से अपने सर को मारा और आंखें बंद किए हुए ही पीछे घूम गया और उसके बाद उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष की सबसे गहरी होने लगी थी। जब उसने उस लड़की का चेहरा अनाहिता से मिलता जुलता देखा तो उसे यह एहसास हुआ कि उसका खुद पर से कंट्रोल छूटता जा रहा है, लेकिन अभी भी उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त वह सिर्फ इस लड़की को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहता था। वह अपनी फीलिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर था। उसने मन ही मन हमेशा से सोचा था कि वह कभी भी किसी लड़की को सोएगा तो वह उसकी वाइफ होगी या फिर वह लड़की जिससे वह दुनिया में प्यार करेगा। यही कारण था जिसकी वजह से 26 साल की उम्र में भी उसने कभी किसी लड़की को खुद के नजदीक नहीं आने दिया था। वह कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसे खुद से घिन महसूस होने लगे। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, इस बार रुद्राक्ष ने और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। यह पहली बार था जब अनाहिता ने रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखा था। वह हैरान तो हुई लेकिन वह समझ गई कि इस वक्त क्यों गुस्से में है। उसने जल्दी से कहा, रुद्राक्ष देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई, मेरी मजबूरी है और इस नाटक में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। नाटक शब्द सुनते ही रुद्राक्ष को कुछ शक हुआ। उसने अपने आप से ही कहा, इसकी आवाज कितनी क्लियर है, क्या यह सचमुच भ्रम है? भले मैंने ही बहुत डरीनक की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतना ज्यादा अपने होश खो बैठूं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सचमुच अनाहिता है? यही सोचकर रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सर घुमाकर उस लड़की को देखा। यह सचमुच अनाहिता थी। सबकॉन्शियसली उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को पंच किया। उसके गाल बहुत साफ थे। क्या कर रहे हो तुम? अनाहिता ने दर्द के मारे कहा और रुद्राक्ष का हाथ दूर झटक दिया। जहां रुद्राक्ष ने उसे पिंच किया था वह जगह तुरंत ही लाल हो गई। अब जाकर रुद्राक्ष को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की सचमुच अनाहिता है। जब रुद्राक्ष को कंफर्म हो गया कि उसके सामने खड़ी लड़की सचमुच अनाहिता है तो उसके माथे पर फिर से सिकन आ गई। रुद्राक्ष के ऐसे अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन देखकर अनाहिता ने नजरें झुकाते हुए कहा, अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं सारी रात बाथरूम में रुक सकती हूँ, और अगर नहीं तो क्या मैं 1 घंटे बाद यहाँ से जा सकती हूँ। अनाहिता की इन बातों से फाइनली रुद्राक्ष अपने होश में वापस आया और उसने ऊपर से लेकर नीचे तक अनाहिता को देखा। उसकी नजर को देखते ही अनाहिता ने अपनी नाइटी खींचते हुए कहा, तुम देख क्या रहे हो? तुमने क्या कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है? कभी भी रुद्राक्ष उसे इस तरह से नहीं देखता था। उस दिन शूट के लिए भी भले ही वह कितनी अच्छी से तैयार हुई हो, लेकिन उसने सिर्फ उसके कपड़ों की तारीफ की थी। इसलिए जब अनाहिता ने रुद्राक्ष को खुद की तरफ ऐसे देखता हुआ पाया तो उसे लगा यह पक्का रुद्राक्ष ने कुछ ज्यादा ही पी लिया, और जो इंसान नशे में हो वह कुछ भी कर सकता है। अनाहिता को वहां खड़े होने में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए अपने आप ही उसके कदम पीछे जाने लगे, लेकिन अचानक से किसी चीज पर उसका पैर फिसला और वह पीछे की तरफ गिरने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोई चीज पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसके हाथ में सामने खड़े रुद्राक्ष की टाई आ गई। वही रुद्राक्ष जो उसके सामने खड़ा था। उसे ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी और अनाहिता के ऐसे खींचे जाने से वह खुद को संभाल नहीं पाया और दोनों एक साथ जाकर सीधे काउच पर गिरे। अनाहिता नीचे थी और रुद्राक्ष उसके ऊपर होने से रुद्राक्ष के हॉट अनाहिता के फोरहेड पर जा लगी। इस तरह गिरने से अनाहिता की सांस उसके गले में अटक गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है और वह रुद्राक्ष के नीचे जम गई थी। रुद्राक्ष भी कोई अच्छी हालत में नहीं था। उसे अपने होठों के नीचे अनाहिता की सॉफ्ट और स्मूथ स्किन महसूस हो रही थी और अनाहिता के बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू उसके नाक में जा रही थी।
रुद्राक्ष जब भी अनाहिता के आसपास होता तो उसे एक अलग से ही खुशबू महसूस होती थी, जो किसी परफ्यूम की नहीं थी। वह खुशबू दूध और ताजे फूलों की तरह महकती थी। एक सेकंड के लिए वह अनाहिता को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई है और मोशनलेस हो गई है। उसके शरीर का हर एक अंग उसकी बात मानने से इनकार कर रहा है और उसकी सांसें और भरी होती जा रही थी। वहीं उसके नीचे दबी अनाहिता, जो रुद्राक्ष की भारी बॉडी की वजह से बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी, वह जल्दी अपने होश में वापस आई और उसने रुद्राक्ष को दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, उठो। जब रुद्राक्ष ने अनाहिता की आवाज सुनी तो वह अपने होश में वापस आया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक किया और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद उसने घूरकर अनाहिता को देखा और पूछा, जब तुम गिर रही थी तो तुमने अपने साथ मुझे क्यों खींच लिया? अगर गिरने की वजह से मुझे चोट लग जाती तो तुम मुझे कंपनसेट कैसे करती? इस वक्त इन सभी हालातों से अनाहिता इतना इनवियर्ड महसूस कर रही थी कि वह रुद्राक्ष से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और लगातार नीचे देख जा रही थी। लेकिन जब उसने रुद्राक्ष की यह बात सुनी तो उसने गुस्से में उसे घूर कर देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। उसने मन ही मन कहा, मैंने इस जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी इतना गुस्सा कर रहा है। कितना गुस्सा चढ़ा हुआ उसके दिमाग पर, इसीलिए से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। अनाहिता के मन में चलने वाली बातों से अनजान रुद्राक्ष ने एरोगेंटली अपना सर उठाया और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम अगली बार गिरी तो मुझे अपने साथ मत घसीटना। तुम्हें तो मैं। अनाहिता बहुत गुस्से में थी। वह उसके ऊपर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी नजर इधर उधर हटा ली कि वह अगर उसकी तरफ देखेगी नहीं तो उसे गुस्सा भी नहीं आएगा। वह अपने सामने खड़े इरेवरेंट इंसान से बात भी नहीं करना चाहती थी। अनाहिता ने तो अपनी नसें हटा ली और रुद्राक्ष की नजरें अनाहिता पर थी और उसे इस तरह देखकर उसने जो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था वह फिर से उसकी कंट्रोल से बाहर होने लगे। यह लड़की रुद्राक्ष में अनाहिता को मन ही मन कोसा और फ्रस्ट्रेशन में पूछा, तुम घुटनों के बल जमीन पर बैठी क्यों हुई थी? जब बात फिर से एक बात वहीं आ गई तो शर्म के मारे अनाहिता का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने हाथ आपस में मसलते हुए कहा, मैं रिमोट ढूंढ रही थी। रिमोट मुझसे दूर था, इसलिए वह रिमोट तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन अगले ही सेकंड टीवी से आने वाली सारी आवाज से बंद हो गई। आवाज से बंद होती है। अनाहिता ने हैरानी से उस तरफ मुड़कर देखा तो वहां पर रुद्राक्ष टीवी के पास खड़ा था और उसके हाथ टीवी का तार था। उसे तो यह ख्याल ही नहीं आया कि वह डायरेक्टली टीवी का प्लग ही निकाल दे। अनाहिता को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष ने टीवी का तार वही छोड़ा और अपना ब्लेजर निकालकर अनाहिता की तरफ फेंक दिया। अनाहिता ने वह ब्लेजर पकड़ लिया और पहन लिया। रुद्राक्ष और अनाहिता की हाइट में काफी फर्क था, जिसकी वजह से वो ब्लेजर अनाहिता के लिए काफी बड़ा था, जो लगभग घुटनों के थोड़े ऊपर तक आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने किसी बड़े इंसान के कपड़े पहन लिए हैं। रुद्राक्ष ने अपने पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट जलाकर फिर खिड़की खोलकर वहां जाकर खड़ा हुआ। सिगरेट की कुछ कस लेने के बाद जब उसने खुद को शांत कर लिया तो बिना पीछे मुड़ ही उसने पूछा, अब बोलो भी हुआ क्या है? अनाहिता ने अपना गला साफ किया और जो कुछ भी पहले हुआ उसे बताने की कोशिश करने लगी। सारी बातें रुद्राक्ष को बताने के बाद उसने कहा, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। जब तक अनाहिता बोल रही थी तब तक रुद्राक्ष ने अपनी सिगरेट खत्म कर दी थी। वह पीछे मुड़ा और वह अनाहिता को देखने लगा। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। अनाहिता को लगा कि रुद्राक्ष अभी भी गुस्से में है, इसलिए उसने जल्दी से आगे कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें सोने में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं वहाँ लिविंग रूम में बैठी हुई हूँ। जब टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं। बाल कहाँ है? रुद्राक्ष ने अचानक से पूछा। उसके इस तरह सवाल पूछने से अनाहिता हैरान हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और अपना जूता निकाला। उसके जूते के साइड में एक टिश्यू पेपर था जिसके अंदर वह बाल रखा हुआ था जो उसने इमेज मल्होत्रा के सर से निकाला था। अनाहिता ने कहा, लकीली मैंने टाइम पर यह बाल यहाँ आते वक्त ही छुपा लिया था। मुझे डर है कि अगर मैं इसे अपने पॉकेट में रखती तो कपड़ों के साथ साथ वह बाल भी ले जाती। इतना कहकर उसने टिश्यू से वह बाल निकालकर वह रुद्राक्ष उसको देने लगी, लेकिन रुद्राक्ष के क्वेश्चन देखकर वह रुक गई। रुद्राक्ष को इस वक्त उन बालों से बहुत घिन महसूस हो रही थी। उसे शुरू से ही साफ सफाई की कुछ ज्यादा ही आदत थी। रुद्राक्ष ने कहा, रुक, और फिर उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही उसने कहा, मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ वहाँ किसी को भेजो, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। फोन की दूसरी तरफ संभव रुद्राक्ष की बात सुनते ही हैरानी सी उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, नौवे, क्या तुम इतने टाइम से हमें बेवकूफ बनाते रहे थे और हमारी पीठ पीछे तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है? क्या तुम उस तरह के आदमी? मैं तुम लोगों की तरह बेशर्म नहीं हूँ। प्लीज फालतू बात बंद करो और किसी को यहाँ भेजो। मैं तुम्हें अपनी करंट लोकेशन भेज रहा हूँ। इस मैटर को अपने तक ही रखना और उस इंसान से कहना कि वह यहाँ सीक्रेटली आए। इतना कहकर रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 52, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर।
अब तक अपनी सुना कि अनीता रुद्राक्ष के कमरे में पहुंच जाती है और पहले तो रुद्राक्ष को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खड़ी लड़की अनाहिता है। उसके बाद जब रुद्राक्ष को यकीन हो जाता है तो अनाहिता सारी बातों से बता देती है और यह भी कि उसे डीएनए टेस्ट करवाना है। उसके रुद्राक्ष किसी को फोन करके वहां बुला लेता है। अब आगे रुद्राक्ष ने जैसे ही कॉल कट किया अनीत ने कहा थैंक्स। इसके आगे वह कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपना कान छुते हुए चिड़ी हुए आवाज में कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि यह शब्द बार बार मत बोला करो अनाइंग। रुद्राक्ष की बात सुनकर अनाहिता चुप हो गई, लेकिन फिर उसने कहा तुम एक इतना कहते कहते वह रुक गई। रुद्राक्ष एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके बात करने के तरीके से किसी को भी गुस्सा आ सकता था। क्या कह रही थी तुम मेरे बारे में? रुद्राक्ष ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा नथिंग, मैं बस कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रुद्राक्ष ने ना में है गर्दन हिलाई और कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हें इस तरह अच्छा आदमी कहकर फ्रेंड जोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके अलावा मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। उसकी तरफ देखकर अनाहिता ने सीरियस अंदाज में कहा नहीं, मुझे सच में लगता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारे अलावा इस रूम में कोई और होता तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस तरह यहाँ आ जाऊं। अनाहिता की बात सुनते ही रुद्राक्ष की त्योरियां चढ़ गई। उसने मन ही मन कहा कि अगर वह इस तरह किसी और के रूम में जाने की हिम्मत करती तो वह इसके पैर तोड़ देता। पैरों का ख्याल आते ही रुद्राक्ष की नजर अपने आप ही अनाहिता के पैरों पर चली गई। उसके पैर कितने लंबे पतले और गोरे थे। अचानक से उसके मन में यह ख्याल आया कि अनाहिता के पैरों को छूने पर कैसा महसूस होगा। अचानक से रुद्राक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे रूम का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ने लगा है और उसका गला सूखने लगा है। उसने अपनी थूक निकली और जल्दी से कहा तुम लिविंग रूम में इंतजार करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ओके, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, अनाहिता ने कहा। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बाथरूम में चला गया। जल्दी ही अनाहिता को बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई देने लगी। वह वहीं काउच पर जाकर शांति से बैठ गई, लेकिन उसके लिए यह सिचुएशन काफी अजीब थी। एक ही रूम में एक आदमी के साथ इन कपड़ों में अकेला होना, जब वह आदमी शावर ले रहा है, यह बात उसके लिए काफी स्ट्रेंज थी। अनाहिता खुद को रोक नहीं पाई और खड़ी होकर लिविंग रूम में यहाँ से वहाँ टहलने लगी। जल्दी ही पानी की आवाज आना बंद हो गई और अनाहिता को कदमों की आहट सुनाई दी जो बेडरूम से आ रही थी। जैसे जैसे कदमों की आहट उसके नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। इस फीलिंग गस से वह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसने अपने मन में ही कहा यह सब हो क्या रहा है, मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ? ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों के बीच कुछ होने वाला है। यही सब सोचकर अनाहिता जितना खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही तेजी से उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आई, अनीता की दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने अपनी मुट्ठी में रुद्राक्ष का कोट बहुत जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजा नॉक किया। तुमने जिस इंसान को बुलाया था शायद वह आ गया है, इतना लेकर अनाहिता खड़ी हुई और दरवाजा खोलने ही वाली थी। उससे पहले ही रुद्राक्ष जल्दी से चलकर उसके पास आया और उसने कहा रुको। उसकी आवाज सुनकर अनाहिता ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्राक्ष ने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था और कुछ नहीं पहना था। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनाहिता ने जल्दी से अपना नजरें हटा ली और पूछा तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मैं कपड़े नहीं लाया था अपने साथ, रुद्राक्ष ने कहा। मुझे दरवाजा खुलने दो, अनाहिता ने कहा, क्योंकि वह रुद्राक्ष से नजर नहीं मिलाना चाहती थी। इतना कहकर वह आगे एक कदम बढ़ी और जैसे ही हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने वाली थी, रुद्राक्ष ने उसे पीछे से खींचकर गले लगा लिया। अगले सेकंड अनाहिता की बॉडी रुद्राक्ष की मस्कुलर चेस्ट से पूरी तरह से चिपकी हुई थी। इस वक्त हवा में अजीब सी मदहोशी छा गई थी। अनाहिता का दिमाग इस अचानक हुई हरकत से पूरी तरह ब्लैंक हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने खुद को संभाला और रुद्राक्ष को खुद से दूर करते हुए अपने हाथ अपने चारों तरफ रहते हो उसने कहा तुम कर क्या रहे हो? अनाहिता का सवाल सुनते ही रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अनाहिता को दरवाजा खोलने से रोकने के लिए अचानक से ही पीछे से पकड़कर गले लगा लिया था और उसके अलावा कुछ के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन जब उसने उसे गले लगाया तब उसे महसूस हुआ कि अनाहिता की कमर कितनी पतली है, और यह महसूस होती कि इतनी देर से ठंडे पानी के शावर के बाद जो उसने खुद की बॉडी को नॉर्मल किया था वह टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा। उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा मैं क्या कर रहा हूँ? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस तुम्हें दरवाजा खोलने से रोकना चाहता था, ज्यादा मत सोचो। अनाहिता ने उसे शक भरी नजरों से रुद्राक्ष को देखा और पूछा और तुम मुझे दरवाजा खोलने से क्यों रुकना चाहते थे? मैंने जिसे फोन किया था वह इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए तुम चुपचाप अंदर बेडरूम में जाओ, मैं चेक करता हूँ कि कौन है दरवाजे पर, रुद्राक्ष ने कहते हुए अपने हाथ के इशारे से अनाहिता को बेडरूम में जाने के लिए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर अनाहिता को एहसास हुआ कि वह गलती करने वाली थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से बेडरूम में चली गई। बेडरूम में अभी भी रुद्राक्ष के शावर जेल की खुशबू फैली हुई थी। उसको सूंघने से अचानक ही अनाहिता के दिमाग में रुद्राक्ष की तस्वीर दिखाई देने लगी, लेकिन अगले सेकंड उसने अपना सर झटका और ख्यालों को बाहर निकाल दिया।
वह दरवाजा बंद करके वहीं खड़ी हो गई और सुनने की कोशिश करने लगी कि बाहर क्या होने वाला है। दरवाजा खोलने के बाद रुद्राक्ष ने सामने वाले इंसान को देखकर कोल्डली पूछा, बहुत लेट हो चुका है, बात क्या है? यह बात सुनते ही अनाहिता के दिल की धड़कन बढ़ गई। इसका मतलब रुद्राक्ष का अंदाजा सही था। जिसे उसने बुलाया था वह इंसान नहीं था दरवाजे पर। वो तो अच्छा था कि रुद्राक्ष केयरफुल था, वरना सब गड़बड़ हो जाती। यह सोचकर अनाहिता ने गहरी सांस ली। तभी उसे एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी, सर मैं यहाँ देखने आया था कि आपको ज्यादा ड्रिंक करने वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो मैं दवाइयाँ या फिर और कुछ आपके लिए भिजवा सकता हूँ। मैं ठीक हूँ और मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे और इम्पोर्टेंट काम है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, रुद्राक्ष ने कहा। उसकी आवाज कोल्ड और इमोशनलेस थी, लेकिन उसकी बातें ही काफी थी किसी गलतफहमी के लिए। ओके ओके, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर, मैं चलता हूँ, सामने खड़े आदमी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। उसके बाद अनाहिता ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। 2 सेकंड के बाद वह बाहर आई और उसने पूछा, कौन था? वह एक डिजाइनर था, तुम्हारी फैमिली की कंपनी के साथ अक्सर उसके कोलेब्रेशन होते रहते हैं। यह सब कुछ जरूर इसने और तुम्हारा डैड ने मिलकर ही किया है। रुद्राक्ष ने अनाहिता की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? रुद्राक्ष का सवाल सुनकर अनाहिता कंफ्यूज हो गई। उसे नहीं पता था कि रुद्राक्ष किस बारे में बात कर रहा है और उसने पूछा, क्या? रुद्राक्ष ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन वह बोलने में हिचकिचा रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना गला साफ किया और एक्सप्लेन किया, क्या तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारे खुद के पिता ने तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की? रुद्राक्ष को अनाहिता पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी भोली कैसे हो सकती थी। उसकी बातों का मतलब भी ना समझे, लेकिन अनाहिता ने ना में सर हिलाया या और कहा, मैं उदास नहीं हूँ। हिमेश मल्होत्रा हमेशा से ही ऐसा है, उसकी असली रंग तो मुझे बहुत पहले ही दिखाई दे कर दिए थे। अनाहिता की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसके हाथ में पकड़े हुए टिश्यू पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम उदास नहीं हो तो तुम्हें डीएनए टेस्ट क्यों करवाना है? मैं इसके आगे अनाहिता कुछ कहती उसे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अनाहिता तुम्हें मेरे सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने जैसे ही यह बात कही उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा की तरह बात नहीं कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने काम नहीं करेगा। मैं किसी की भी असलियत पहचान सकता हूँ, इसलिए यह नाटक मत करो और अपनी एनर्जी बचाओ। जब रुद्राक्ष ने कहा कि अनाहिता को उसके सामने स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तो अनाहिता उसके शब्दों से काफी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर अनाहिता गुस्से में उसे घूर कर देखने लगी और उसने कहा, थैंक यू मेरी एनर्जी सेव करने के लिए, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए, लेकिन मैं फिर भी उदास नहीं हूँ और मैं सच कह रही थी। वह कभी भी अपनी कमजोरियां दूसरों को नहीं दिखाती थी। उसकी तरफ देखते हुए रुद्राक्ष को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वह चाहता था कि अनाहिता उस पर डिपेंड करे और उसके सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने का नाटक ना करे। वह कुछ कहना ही वाला था, इससे पहले ही एक बार फिर से दरवाजे पर किसी नॉक किया। नॉक की आवाज सुनते ही रुद्राक्ष ने अनीता को इशारा किया तो अनाहिता एक बार फिर जाकर बेडरूम में छुप गई। तभी उसे रुद्राक्ष की आवाज सुनाई थी, बाहर आ जाओ, छुपने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर अनाहिता दरवाजा खोलकर रूम में आ गई। उसने देखा तो सामने एक रुद्राक्ष की ही उम्र का लड़का खड़ा था, जिसे उसने राघव के घर पर देखा था। जब अनाहिता ने वो टिश्यू पेपर रुद्राक्ष के इशारे पर उस आदमी को दिया तो उस लड़के ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? उसकी इस बात पर सुनकर अनाहिता ने अपना सर झुका लिया। वह टिश्यू उसके जूते में छुपा हुआ था तो थोड़ी बदबू आ रही थी। अनाहिता कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, जाकर अपनी नाक का इलाज करवाओ, मुझे कोई बदबू नहीं आ रही है। रुद्राक्ष की बात जब सामने खड़े संभव ने सुनी तो उसने आगे कुछ नहीं कहा और टिश्यू पेपर अपनी पॉकेट में रख लिया। उसके बाद उसने वहां खड़े अनाहिता को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने रुद्राक्ष को देखा जो उसे वहां टॉवल में खड़ा था। उन दोनों को ऐसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या तुम दोनों इसके आगे भी कुछ कहता? उससे पहले ही अनाहिता ने कहा, यह डीएनए टेस्ट थोड़ा पर्सनल है, तो क्या आप इसे लोगों से छुपाकर करेंगे? वो तो लगता है इसी लड़की को डीएनए टेस्ट करवाना है। कहकर संभव ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, मुझे तुम्हारे बालों की भी जरूरत होगी। नहीं तो अनाहिता ने जल्दी से अपने 2-3 बाल निकालकर संभव के हाथ में रख दिए। संभव ने एक टिश्यू पेपर में उन्हें लपेट लिया और फिर रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर बोला, वह आदमी जो मेरे हॉस्पिटल में है, हमने उसे ठीक करने के लिए बहुत चीजें ट्राई की मगर कुछ काम नहीं आया। डॉक्टर ने कहा है कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है, तो उसे ठीक करने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा। संभव की बात सुनते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर परेशानी आ गई। उसने कहा, 1 साल? हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। तभी अनाहिता आगे आई और उसने पूछा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? अनाहिता के इस तरह बीच में टोकने से संभव कुछ ना खुश हो गया। उसके हिसाब से सारी लड़कियां सिर्फ परेशानियां खड़ी कर दी थी, लेकिन क्योंकि अनाहिता रुद्राक्ष की दोस्त थी इसलिए और लड़कियों के मुकाबले इस बार संभव ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था।
कुछ घंटों पहले ही राघव और ध्रुव के साथ हॉस्पिटल में अनाहिता को लेकर ही उसकी बहस हो गई थी, इसलिए अब अनाहिता से उसे चिढ़ हो रही थी। उसने थोड़े गुस्से में कहा, यह मामला हम दोनों के बीच है, तो मिस मल्होत्रा आपको इस मामले में इसके आगे संभव कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने हाथ बढ़ाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उसके बाद अनाहिता की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में कुछ पता है? अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर मेरे एक दोस्त है अमेरिका में जो इस बार मामले में रिसर्च कर रहे थे और वह लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा ठीक कर सकते थे। जब मैं फ्री थी तो मैंने उनसे कुछ सीखा था। उसकी बात सुनकर संभव ने हैरानी से पूछा, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करना, क्या तुम मजाक कर रही हो? हेलो दोस्तों, हमने एक नई कहानी शुरू करने के बारे में सोचा है जिसकी फीमेल लीड और मेल लीड के लिए हमें नाम नहीं सूझ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छे नाम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आपके बताए गए नामों में से ही हम मेल, फीमेल लीड और बाकी कैरेक्टर्स के नाम रखेंगे। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 53, आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष और अनाहिता के रूम में संभव आता है और अनाहिता उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए हिमेश मल्होत्रा का बाल देती है। तभी संभव रुद्राक्ष को यह बताता है कि जिस आदमी को जिन्होंने पकड़ा था वह पागल हो गया है और उसका इलाज करने में 1 साल लगेगा। अब आगे जैसे ही संभव ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा उस आदमी का इलाज करना पागलपन है, अनाहिता के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और उसने कहा, आयुर्वेदिक दवाइयों का जन्म तब हुआ था जब मॉडर्न मेडिसिन का नामोनिशान में किसी को नहीं पता था। हजारों सालों से यह लोगों का इलाज करती आ रही है और कई लोग इसके बारे में अच्छे से जानते भी नहीं है, और उसके अलावा सारे लोग हैं जो अभी भी इसे सीख रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को नीचा कैसे देख सकते हैं? क्योंकि संभव का परिवार मॉडर्न मेडिसिन के फील्ड में काफी जाना माना परिवार था और उनके सभी हॉस्पिटल मॉडर्न मेडिसिन ही प्रैक्टिस करते थे, तो यह नेचुरल सी बात थी कि वह हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन को नीचा समझता था। लेकिन तभी उसने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ पूरी तरह से ही यूजलेस है। वह बुखार, सर्दी जैसी छोटी मोटी चीजों का इलाज कर सकती है, लेकिन अगर बात साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और बीमारी को ठीक करने की हो और उसमें आप कहे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम कर सकती हैं, तो यह पूरी तरह से बेमतलब की बात होगी। संभव की बात सुनकर अनाहिता को गुस्सा आ गया। उसे गोद लेने वाला माता पिता करेंटली इन सभी चीजों पर सर्च कर रहे थे और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें यह पता चला था कि यह तरीका सचमुच काम करता है और संभव उनकी इतनी सालों की मेहनत को ऐसे ही रिजेक्ट कर रहा था, जिससे अनाहिता को गुस्सा आया। उसने हल्की भारी आवाज में कहा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ और ना ही यह फालतू है। अगर आप मान जाते हैं तो मैं आपको यह करके दिखा सकती हूँ। अनाहिता की बात सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के संभव ने उसे मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन इतनी ही अच्छी है जितना तुम बता रही हो तो तुम उसी के जरिए डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती? उसके लिए तुम्हें मॉडर्न मेडिसिन की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मैं अनाहिता ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस समय संभव की बातों का कैसे जवाब दे। लेकिन तभी रुद्राक्ष ने जल्दी से कहा, उसे एक बार ट्राई करके देखने दो। रुद्राक्ष की बात सुनते ही अनाहिता और संभव दोनों एक साथ उसे देखने लगे, लेकिन संभव ने तुरंत मना करते हुए कहा, रुद्र तू बहुत अच्छे से जानता है कि वह आदमी हमारे लिए कितना जरूरी है, तो उसकी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन रुद्राक्ष ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, मैंने अनाहिता को एक मौका भी इसीलिए दिया है क्योंकि वह आदमी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के जरिए उसका इलाज करते हैं तो हमें 1 साल के लिए इंतजार करना होगा। हमें अभी बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि मेरी और राघव की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई थी और अभी तक हमें यह अंदाजा भी नहीं है कि वह दुश्मन कौन है जो हमें मारना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि इन सभी हालातों में हम 1 साल का इंतजार कर सकते हैं? रुद्राक्ष की बात सुनते ही संभव चुप हो गया। यह सच था कि वह लोग इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे। कौन जानता है कि उनके दुश्मन का अगला कदम क्या होने वाला है और वह कितना भयानक होगा। अनाहिता अभी भी हैरानी से रुद्राक्ष की तरह देखे जा रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब रुद्राक्ष को इतना भरोसा है तो वह रुद्राक्ष को निराश नहीं करेगी, वह अपना बेस्ट देगी और रुद्राक्ष की मदद जरूर करेगी। अनाहिता ने गहरी सांस ली और कहा, मॉडर्न मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं फेल भी हो जाती हूँ और वह इंसान नहीं ठीक होता तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, वह पहले की तरह ही रहेगा। जब संभव ने अनाहिता की बात सुनी तो उसकी आंखों में जो थोड़ा गुस्सा था वह थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, ठीक है फिर तुम एक बार कोशिश कर लो, बस उस इंसान को मारना मत। डोंट वरी, अगर मैं उसे ठीक नहीं भी कर पाती हूँ तो आपके पेशेंट को कुछ होगा नहीं, वह पहले की तरह ही रहेगा। ठीक है तो चलो। इतना कहकर संभव वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह आगे कदम बढ़ा पाता उससे पहले ही अनाहिता ने उसे बीच में रोकते हुए थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, रुको, क्या आप मेरे लिए कपड़े अरेंज करवा सकते हैं? और मैं सामने के दरवाजे से नहीं जा सकती। सामने के दरवाजे के बाहर बहुत सी ऐसी आंखें होंगी जो मुझ पर नजर बनाए हुए हैं।
तभी रुद्राक्ष ने कहा, अनाहिता के लिए कुछ कपड़े मंगवा दो और कुछ रस्सियां भी। अगर हम सामने के दरवाजे से नहीं जा सकते तो हम पीछे की खिड़की से गार्डन में उतर सकते हैं। संभव ने भी हमें सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने भी नोटिस किया, जब मैं होटल में आ रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई होटल के एंट्रेंस पर नजर रखे हुए है, लेकिन तुम्हारी कॉल की वजह से मैं समझ गया था, इसलिए मैं बहुत ही सावधानी से चुप चुप आकर यहाँ आया था, वह भी एक होटल स्टाफ के कपड़ों में, ताकि मैं उन लोगों की नजरों से बच सकूं। लेकिन इस वक्त हम 11 फ्लोर पर है, हम लड़की के जरिए 11 फ्लोर से नीचे गार्डन में जा सकते हैं, लेकिन क्या यह जा पाएगी या फिर तुम इसे उठाकर ले जाने वाले हो? संभव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने को सोचा और वह यह कहने ही वाला था कि वह अनाहिता को उठाकर ही ले जाएगा, लेकिन से पहले ही अनाहिता ने जल्दी से कहा, अब वह चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नीचे जा सकती हूँ। अनाहिता की बात सुनकर दोनों उसे शक भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन जब रुद्राक्ष ने अनाहिता को कॉन्फिडेंस चेहरा देखा तो वह वापस संभव की तरह मुड़ा और उसने कहा, ठीक है फिर तो जाओ और सब चीजें लेकर आओ। भले ही संभव को अनाहिता की इस बात पर शक था कि वह नीचे जा पाएगी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वह चुपचाप रूम से बाहर चला गया। जल्द ही वह सभी जरूरत की चीजें लेकर वापस आ गया। अनाहिता ने जल्दी से कपड़े बदलने के बाद अनाहिता ने नीचे जाने के लिए सबसे पहले रस्सी पकड़ी और कहा, मैंने एक होटल स्टाफ का यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो मुझ पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए मैं पहले नीचे जाती हूँ और आसपास देखती हूँ, सब क्लियर होगा तब आप दोनों नीचे आ जाइएगा। संभव खुद को रोक नहीं पाया और उसने अनाहिता को एक बार फिर याद दिलाते हुए कहा, मिस मल्होत्रा हम 11 फ्लोर पर है, क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले नीचे जा पाओगी? हाँ बिल्कुल, अनीता ने कहा, रस्सी को अपनी कमर पर बांध लिया। इससे पहले कि रुद्राक्ष और संभव कुछ बोल पाते वह खिड़की के पास गई और बहुत ही आसानी और उसी तरीके से खिड़की के बाहर जाकर धीरे धीरे उतरने लगी। उसका हर एक एक्शन इतना परफेक्ट था कि संभव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि अनाहिता यह सब कुछ कर सकती है। वह बहुत हैरान था। उसने हैरानी से रुद्राक्ष को देखा और पूछा, यह लड़की है कौन? क्या यह सचमुच मल्होत्रा परिवार की बेटी है जो गाँव में पड़ी पड़ी है? एक गाँव में पली बड़ी लड़की कैसे यह सब कर सकती है? जैसे उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है और उसके अलावा उसने यह भी कहा कि उसे मेडिकल फील्ड में भी जानकारी है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बातों को कोई जवाब नहीं दिया और वह खिड़की के नजदीक जाकर नीचे देखने लगा कि अनाहिता ठीक है या नहीं। जब उसने देखा तो अनाहिता ऑलरेडी 2 फ्लोर नीचे जा चुकी थी। वह भी सिर्फ कुछ सेकेंड में उसे चिल्लाकर संभालने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को शांत रखना बेहतर समझा और संभव की मुड़कर कहा, वह एक लड़की है, इस वजह से उसे नीचे मत देखो, औरतें बहुत बहादुर और सक्षम होती है, और इसके बाद मैं जाऊंगा, तुम लास्ट में आना। संभव भी खिड़की के पास आया और उसने जब नीचे झांक कर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि अनाहिता कुछ मिनट में आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुकी थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने रुद्राक्ष को देखकर कहा, यह काफी इम्प्रेसिव है। अब मुझे समझ में आया कि राघव इससे इतनी अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है। उसे सबसे ज्यादा कमजोर राजकुमारियों से नफरत है जो अमीर परिवार में पली बड़ी होती हैं। यही कारण है कि इसे पसंद करने लगा क्योंकि यह काफी स्ट्रांग है। संभव की बात सुनकर रुद्राक्ष चल गया और उसने उसकी तरफ देखकर कहा, कट द करैब और नीचे जाने की तैयारी करो। रुद्राक्ष चिढ़ा था क्योंकि संभव की बातों से उसे एक बार फिर याद आ गया कि राघव ने उससे कहा था कि अनाहिता को पहली बार देखते ही अनाहिता से प्यार करने लगा था। रुद्राक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है और यह बात उसे इतनी ज्यादा क्यों अफेक्ट कर रही है, लेकिन उसने तुरंत ही इन सभी ख्यालों को झटक दिया। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ही वह तीनों पूरी तरह सुरक्षित नीचे गार्डन में उतर गया और उसके बाद छुपते छुपाते संभव की कार में बैठकर उसके परिवार के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। संभव का परिवार यानी के सिंह परिवार के हॉस्पिटल पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे। मुंबई शहर में ही उनके 3 हॉस्पिटल थे। उस इंसान को उनके जुबली हिल्स वाले हॉस्पिटल में रखा गया था जो सिर्फ स्पेशल पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ही था और इसी कारण की वजह से वह हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा खाली भी था। इस रास्ते से आओ, संभव आगे आगे चलते हुए उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कह रहा था। भले ही उसे अनाहिता पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आयुर्वेदिक दवाइयां एक साइकोलॉजिकल बीमारी को ठीक कर सकती है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन को उसे ठीक करने के लिए तकरीबन 1 साल लगने वाला है, और उसी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मगर फिर भी रुद्राक्ष के कहने पर वह अनाहिता को यहाँ लेकर आया था ताकि वह एक बार ट्राई कर सके। वह तीनों हॉस्पिटल की लास्ट बिल्डिंग की एक वार्ड में पहुंच गए, जहां पर पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक पेशेंट ही था, वह एक आदमी जिसे उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। इस तरह खाली कॉरिडोर में चलते हुए अनाहिता को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा, मैंने आज से पहले इतना खाली हॉस्पिटल कभी नहीं देखा, क्योंकि हॉस्पिटल हमेशा ही भरे हुए होते थे। अनाहिता की बात सुनकर संभव ने प्राउडली कहा, इस हॉस्पिटल में किसी को भी एडमिट नहीं किया है जा सकता है। इस हॉस्पिटल में कुछ खास अमीर और ताकतवर लोगों को ही भर्ती किया जाता है। संभव की बात सुनकर अनाहिता ने उसकी बात को काटते हुए कहा, यह सही नहीं है। इस तरह तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हॉस्पिटल और डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, उन्हें हर किसी की जान बचाने चाहिए, ना कि सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की।
अगर आप लोग किसी पेशेंट की जान बचाने से मना कर देते हैं तो यह मर्डर से अलग कैसे हुआ? आप उनके पैसों को देखकर उन्हें भर्ती लेंगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? संभव उसकी बात को नकारना चाहता था लेकिन उसके पास अनाहिता को झुठलाने का कोई कारण नहीं था। जब अनाहिता ने संभव के चेहरे पर चिढ़ देगी तो उसने बोलना बंद कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई लोग अपनी सोच नहीं बदलते और वह कुछ शब्द कहकर उनकी सोच बिल्कुल ही बदल पाएगी। इसलिए उसने संभव भी सोच को अपने एक्शन से बदलने का फैसला किया। यही तो उसके गोद लिए हुए माता पिता ने सिखाया था। अगर उसके उन माता पिता ने लोगों का इलाज उनके पावर और स्टेटस के बलबूते पर किया होता तो वह कई सालों पहले मर गई होती। यही सब सोचकर अनाहिता के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। रुद्राक्ष कब से उनकी बातें सुन रहा था और उन दोनों के एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वह चुप रह को महसूस कर सकता था कि पहले के मुकाबले उसके और संभव के प्रति अनाहिता का व्यवहार और ज्यादा कोल्ड हो गया है, जैसे उन दोनों से उसे चिढ़ हो रही है। इस बात से ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह चुप रहा। जल्दी ही वह लोग 13th फ्लोर पर पहुंच गए। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 54 डॉक्टर डेविड। अब तक आपने सुना कि जब अनाहिता कहती है कि वह आयुर्वेदिक दवाइयों से उस पागल इंसान को ठीक कर देगी तो संभव को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, लेकिन रुद्राक्ष अनाहिता की बात मान जाता है और उसके बाद तीनों संभव के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब आगे जैसे ही अनाहिता लिफ्ट से बाहर आई उसने ध्रुव और राघव की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। बस बहुत हो गया, जो अब एक बार भी सच्चे प्यार का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, और जरा मुझे यह बताओ कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड में से कौन ऐसी थी जिसे तुमने अपना सच्चा प्यार ना कहा हो? ठीक बात है, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा एक लाइफ लॉन्ग बैचलर कैसे जान सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई गधा घोड़े की रेस में दौड़ने की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम वह हो जिसे कोशिश छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे पहले मेरे मुक्के को बात करना चाहेगा तब तुझे समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। वह तो इस मामले को सीरियस हो गया है। हाँ बिल्कुल, हम बहुत सीरियस है। अनाहिता को नहीं पता था कि वह दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि वह दोनों हाथापाई पर उतरने वाले हैं तो वह बीच में गई और उन्हें रुकते हुए कहने लगी, गाइस हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई शरीफ इंसान इस तरह बिहेव करता है हॉस्पिटल में? जैसे ही उन लोगों ने अनाहिता की आवाज सुनी वह लोग अपनी जगह पर रुक गए और हैरानी से मुड़कर पीछे देखने लगे जहाँ अनाहिता खड़ी थी। अनाहिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव ने पहले सामने आकर ध्रुव को अपने पीछे धक्का दिया और पूछा। अनाहिता उसके सवाल का जवाब देना ही वाली थी, उससे पहले ही रुद्राक्ष सामने आया और उसने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ इसे लेकर आया हूँ क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्हें पता है कि उस आदमी का इलाज कैसे करना है, इसलिए हम एक बार देखना चाहते हैं। और अगर तुम दोनों के पास कुछ करने के लिए नहीं है यहाँ पर शोर शराबा मचाने के अलावा तो घर जाओ और चुपचाप सो जाओ। नहीं, हम कहाँ बिजी है ना राघव। ध्रुव बोल तो राघव हो रहा था लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अनाहिता के पास जाकर पूछने लगा, क्या आप सचमुच साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है? अनाहिता ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जानकारी की मदद से आप लोगों की कोई हेल्प कर दूं। एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है? वैसे पेशेंट किस वार्ड में है? संभव ने राइट वाले बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस वाले में। संभव को इशारा मिलते ही अनाहिता सीधे उस वार्ड में चली गई। संभव को अभी भी अनाहिता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। अनाहिता के अंदर जाने के बाद उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही संभव ने कहा, तुम कहाँ हो इस वक्त? जल्दी से जल्दी 30 फ्लोर पर आओ और अपने पेशेंट को इसी वक्त चेक करो। संभव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने किसको वो यहाँ बुलाया है? उस आदमी का अटेंडिंग डॉक्टर डेविड। मेरे लिए आसान नहीं था उन्हें अमेरिका से यहाँ बुलाना। रुद्राक्ष ने डॉक्टर डेविड के बारे में सुना था। वह एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे जिन्होंने अमेरिका की विल्सन के अंदर ट्रेनिंग ली हुई थी, जो पूरी दुनिया में साइकोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते थे। उनका स्टूडेंट होना ही उस डॉक्टर की काबिलियत को दर्शाता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, अगर अनाहिता पहले ही इस मामले को देख रही है तो तुमने डॉक्टर डेविड को यहाँ क्यों बुलवाया? संभव ने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने डॉक्टर को इसलिए बुलवाया है ताकि वह इस बात का ध्यान रखें कि अनाहिता उस पेशेंट को मार ना डाले। हमें उसकी काबिलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं उस पर अंधा भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी फ्रेंड है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वह आदमी हमारे लिए कितना जरूरी है और वह हमें जिंदा और सही सलामत चाहिए। रुद्राक्ष को अभी भी संभव के किए गए हरकत पर डाउट था, मगर उसने बिना कुछ कहे रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर पहुंचकर अनाहिता ने बेड पर लेटे हुए आदमी का आयुर्वेदिक तरीकों से जांच करनी शुरू की। सबसे पहले उसने उसके हाथ की नस लेकर उसके शरीर में हो रही हलचल को महसूस करने की कोशिश की। उसे ऐसा करते देख वहीं खड़े राघव और ध्रुव ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छे मिस मल्होत्रा, बहुत अच्छे।
संभव भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे अभी भी अनाहिता पर भरोसा नहीं था। तभी अचानक उस रूम में कोई और इंसान आया, जिसे देखते ही संभव ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो डॉक्टर डेविड। फिर उसने अनाहिता की तरफ मुड़कर कहा, अनाहिता, तो यह डॉक्टर डेविड है, जिनका इंटरनेशनल लेवल पर साइकोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत नाम है और इसलिए अमेरिका के मशहूर मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। अनाहिता ने यह नाम सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स उसके वह माता पिता थे जिन्होंने उसे गोद लिया था। पास्ट में अनाहिता कभी भी उनके स्टूडेंट से नहीं मिली थी। उसके मॉम डैड सिखाते थे, फिर भी उसे थोड़ा बहुत डर था कि कहीं डॉक्टर डेविड उसे पहचान ना ले। सर्जिकल मास्क के अंदर छुपे डॉक्टर डेविड के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से थे, फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इंग्लिश में अनाहिता को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो, मैं डॉक्टर डेविड हूँ, क्या आप पेशेंट की फैमिली है? जब डॉक्टर डेविड ने अनाहिता को नहीं पहचाना तो अनाहिता ने गहरी राहत की सांस ली। अनाहिता डॉक्टर की बात का जवाब देने वाली थी, उससे पहले ही संभव ने से बीच में रुकते हुए कहा, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है मिस मल्होत्रा? यह तुम्हें ग्रीट कर रहे हैं, अगर तुम नहीं समझ पाती हो तो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। संभव को नहीं लगा था कि गांव में पली बड़ी होने के बावजूद अनाहिता को इतनी अच्छी इंग्लिश आती होगी, लेकिन संभव हैरान हो गया जब अनाहिता बिना उसी बात का जवाब दिया बिना किसी हिचकिचाहट के फ्लुएंट इंग्लिश में डॉक्टर डेविड से बात करने लगी और उन्हें अपनी ट्रीटमेंट के बारे में समझाने लगी। न सिर्फ अनाहिता इंग्लिश समझ पा रही थी, बल्कि फ्लुएंट इंग्लिश पर उसका कमांड इतना अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह सालों से ऐसे ही लोगों से बात करती आई है। अनाहिता को इस तरह देखकर संभव को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। वह अभी कुछ कहता है या फिर कुछ सोचता, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके पास आकर धीरे से उसके कान में कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि लड़कियों को कमजोर समझने की गलती मत करना। लेकिन संभव ने रुद्राक्ष बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और मन में सोच लिया कि इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। वही रुद्राक्ष को अब पूरा यकीन हो गया था कि अनाहिता बिल्कुल भी गाँव में पली बड़ी नहीं है और उसके यहाँ लौटने का मकसद बदले से भी कुछ ज्यादा है। संभव खुद को अलग अलग बहाने देकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि इससे इंग्लिश आने से वह काबिल नहीं हो जाती, और उसके अलावा उसकी मॉम सीता राठौड़ मुंबई शहर में रही थी और वह एक बहुत ही काबिल बिजनेस वुमन थी, तो थोड़ी सी मेहनत करके इंग्लिश सीख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे अभी भी पूरा विश्वास था कि अनाहिता उस आदमी का इलाज नहीं कर पाएगी और लास्ट में सबके सामने खुद को शर्मिंदा ही करेगी। ऑफ कोर्स संभव को अनाहिता से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि की फैमिली सालों से मॉडर्न एजुकेशन के फील्ड में नंबर 1 रही है और उसे आयुर्वेदिक दवाइयों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। और जब अनाहिता ने यह कहा कि जो इलाज मॉडर्न निर्देशन को करने में 1 साल लगेंगे वह इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए बहुत जल्द किया जा सकता है, तो बात उसकी ईगो पर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ डॉ डेविड ने अपना मास्क उतार दिया था। काफी देर तक अनाहिता से बात करके और ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जानने के बाद डॉक्टर ने अचानक से हिंदी में बात करना शुरू कर दिया और उन्होंने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से पहले हम कहीं भी इससे पहले मिले हो? डॉ डेविड के हिंदी बोलने से अनाहिता हैरान हो गई, लेकिन तब जाकर उसे समझ में आया कि शुरू में डॉक्टर डेविड उसे इंग्लिश में इसलिए बात नहीं कर रहे थे ताकि वह उसकी मुश्किलें बढ़ा सके, बल्कि वह इंग्लिश में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वह शुरू से जानते थे कि अनाहिता का उस पेशेंट से कोई रिश्ता नहीं है। अनाहिता ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर जवाब दिया, नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि आज से पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपसे पहले आपको कहीं तो जरूर देखा है। इतना कहकर डॉक्टर डेविड अपनी उंगलियों से अपना माथा बदलने लगे और अपनी याददाश्त को तेज करने की कोशिश करने लगे। ध्रुव ने उनके सामने आते हुए हंसते हुए कहा, डॉक्टर डेविड, लड़कियां पटाने का यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है। मुझे तो लगा था कि तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, फिर भी तुम ऐसी पुराने लाइंस इस्तेमाल करके एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। मुझे लगता है तुम भी अब लाइन में शामिल हो चुकी हो। लाइन में? कौन सी लाइन में और किस लिए? डॉ डेविड ने कंफ्यूज होकर पूछा। डॉक्टर डेविड का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ध्रुव कुछ कहता, उससे पहले ही संभव ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर मिस मल्होत्रा के आइडिया के बारे में आपका क्या कहना है कि इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वह पूरी तरह से नॉनसेंस है। डॉ डेविड ने अपना सर का पिछला हिस्सा खुजलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपका मतलब क्या है, मगर मेरे हिसाब से हमें मिस का आइडिया एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, इससे शायद हमें ही फायदा हो। और फिर डॉक्टर डेविड ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने एक्यूपंक्चर का रास्ता सुझाया है। इनका कहना है कि दवाइयों में डूबे हुए एक पंचर प्रिंस उस इंसान के शरीर के पॉइंट पर दबाने से शायद वह होश में आ सकता है और ठीक भी हो सकता है। संभव तो डॉक्टर डेविड की आधी बातें समझ में नहीं आई, फिर भी उसने पूछा, क्या हम एक मेंटल बीमारी को एक्यूपंक्चर के जरिए ठीक कर सकते हैं? तो फिर मॉडर्न मेडिसिन में इतनी सारी चीजें और दवाइयां हैं, उनका क्या इस्तेमाल है? आयुर्वेदिक दवाइयां बकवास नहीं है। संभव की बात सुनकर डॉक्टर डेविड ने से तुरंत मना करते हुए कहा, आयुर्वेदिक दवाइयों की फील्ड बहुत बड़ी और पुरानी है, इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान अब तक समझ भी नहीं पाया है, और उसके अलावा मेरे दोनों मेंटोर्स मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स भी कई सालों तक इस बारे में रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने इंडिया आकर तकरीबन कई महीनों तक इसके ऊपर गहरी रिसर्च की है।
तो मुझे नहीं लगता कि बिना जाने और बिना समझे हमें इसे नकार देना चाहिए या फिर इसके अस्तित्व पर सवाल उठाना चाहिए। हमें जरूर एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, शायद इसमें आप ही का फायदा हो। जब संभव ने सुना कि डॉ डेविड के मेंटोर विलियम्स भी आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और यह सचमुच काम कर सकता है, तो संभव की चिंता थोड़ी कम हुई कि शायद अनाहिता ठीक ना कर पाए, लेकिन उस पेशेंट की जान तो बिल्कुल नहीं लेगी। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को थैंक यू बोला भूल गई। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम सुझाए कैरेक्टर्स के लिए और उन्हीं नामों में से मैंने मेल और फीमेल लीड का नाम रख भी दिया है और कुछ बाकी नाम है जिनको मैं अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम रखूंगी। थैंक यू सो मच। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 55, लड़की है या बुलेट ट्रेन। अब तक आपने सुना कि अनाहिता रुद्राक्ष और संभव के साथ हॉस्पिटल जाती है उस आदमी का इलाज करने के लिए जहां उसे अपने मॉम डैड एक स्टूडेंट डॉक्टर डेविड मिलते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वह अनाहिता को पहचान नहीं पाते और डॉक्टर डेविड भी अनाहिता की बातों का समर्थन करते हैं। अब आगे जब संभव ने सुना कि डॉ डेविड भी अनाहिता का इलाज देखने के लिए मान गए हैं, तब उसने एक राहत की सांस ली और अब्बास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है फिर तो करते हैं। आप आगे जाइए और उसकी मदद कीजिए जो भी उसे चीज चाहिए, लेकिन आप भी वही खड़े रहकर देखिए। जब भी आपको लगे कि पेशेंट ठीक नहीं है तो आप उसे इमीडिएटली रोक दीजिएगा। मैं उस पेशेंट के साथ कुछ भी होने नहीं दे सकता। ठीक है मिस्टर सिंह, कुछ भी नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, डॉ ने हमें सर हिलाते हुए कहा और फिर अनाहिता को देखकर बाहर चले गए। वह कुछ ही कदम आगे बढ़े थे, उसके बाद उनको रुके और पीछे मुड़ते हुए उन्होंने कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप साइकोलॉजी प्रॉब्लम में माहिर विलियम्स परिवार में किसी को जानती हैं या फिर आपने उनके साथ काम किया है? उसका सवाल सुनकर अनाहिता हड़बड़ा गई। उसने अपने हाथों की उंगली आपस में फंसाई और नजरें इधर उधर करते हुए कहा, नहीं। वह किसी भी चीज के लिए बिल्कुल किसी एक्सप्रेशन के बिना मना कर सकती थी। वह अपनी इमोशंस कंट्रोल करने में काफी माहिर थी, लेकिन जब बात उसके मॉम डैड की आती थी जिन्होंने उसे गोद दिया था, उसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार किया था, तो उसकी इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। अनाहिता का अजीब बिहेवियर डॉ डेविड की नजरों से छुपा नहीं, लेकिन उन्होंने इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और कहा, ओ आई सी, मुझे लगा कि शायद मैंने आपको उन लोगों के साथ देखा है। मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट है साइकोलॉजी में, मैं उन्हें कैसे जान सकती हूँ? मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, अनाहिता ने कहा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर डेविड ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा कि आप उन्हें जानती होंगी, क्योंकि जब मैं आखिरी बार उनसे मिला था तो वह लोग भी इसी तरह आयुर्वेदिक दवाइयों और एक परीक्षण के जरिए पोस्ट स्टेटस आर्डर का इलाज करने की सोच रहे थे और उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे थे। खैर, आप मेरे सवालों का माइंड मत कीजिएगा, मैंने बस कैजुअली पूछ लिया था। तभी संभव ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे भी सीरियसली डाउट है कि यह लोग एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं। आपको जाकर तैयारियां करवानी चाहिए। मैं समझ गया, इतना कहकर डॉक्टर डेविड ने अनाहिता को देखा और वहां से चले गए। डॉ डेविड ने जिस तरह से अनाहिता को देखा उसे अनाहिता थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर डेविड वहां से चले गए तो फाइनली उसने एक राहत की सांस ली। उसे बहुत ज्यादा चिंता थी कि कहीं डॉक्टर ने उसे पहले कहीं देखा ना हो, क्योंकि उसके मॉम डैड अक्सर अपने स्टूडेंट को घर पर डिनर और लेसन्स, रिसर्च दिखाने के लिए बुलाते रहते थे। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रुद्राक्ष चलकर के सामने आया और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सचमुच मिस्टर एन विलियम्स को नहीं जानती? उसका सवाल सुनकर अनाहिता हैरान हो गई। उसे यह बात समझ नहीं आई कि रुद्राक्ष उसको उसकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं, लेकिन उसने जल्दी से कहा, मैंने उनके बारे में सुना बहुत है, मगर कभी मिली नहीं। जैसे ही अनाहिता ने अपनी बात पूरी की तभी संभव ने कहा, अब जब उन लोगों का जिक्र हो ही गया है तो मुझे लगता है कि इस आदमी का इलाज करने के लिए हमें उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहिए। जैसे ही संभव ने यह कहा, अनाहिता के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसे डर था कि उसके मॉम डैड के यहाँ आने से उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो वह अभी नहीं चाहती थी, लेकिन कोई उसके एक्सप्रेशन नोटिस करता उससे पहले ही उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। तभी रुद्राक्ष ने कहा, पहले अनाहिता को ट्राई करने दो, वह दोनों लोग बहुत ही अच्छे और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है। अगर हमें उन्हें यहाँ बुलाना भी है तो हमें उसके लिए महीनों का वक्त लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वह हमारी फोन पर यहाँ आ जाएंगे। संभव ने भी हमें सर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो और हो सकता है कि डॉक्टर डेविड ने उनके अंदर है कल बहुत कुछ सीखा होगा, इसलिए हमें उन्हें पहली बार मौका देना चाहिए। और मिस मल्होत्रा, इतना कहते कहते संभव रुक गया। उसका इस तरह से बोलना और रुकना उसकी टोन से ही समझ में आ रहा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अनाहिता ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से उस पेशेंट की पल्स चेक करने लगी। अचानक ही वह आदमी नींद में ही चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, मुझे खाओ मत, मुझे बचाओ कोई के। उसके बाद उस आदमी ने अपने बगल में खड़ी अनाहिता को धक्का दे दिया। अनाहिता इसके लिए तैयार नहीं थी और ना ही उसने कोई चीज पकड़ी हुई थी। उसे कुछ पकड़ने का मौका नहीं मिला और वह पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही किसी मजबूत चीज ने उसे पकड़ लिया। जब उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे रुद्राक्ष खड़ा नजर आया, तो जो बहुत ही कोल्डली और खतरनाक नजरों से बेड पर लेटे हुए आदमी को देख रहा था।
उसके बाद अनाहिता ने मुड़कर सामने लेटे हुए आदमी को देखा। तभी अचानक से राघव सामने आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी को दे मारा। वह आदमी जो अब तक नींद में बड़बड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, वह फिर से एक बार शांत होकर लेट गया। राघव संभव राघव को मारने से पहले ही उसके पास आकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह कुछ सेकंड लेट हो गया। वही साइड में खड़ा ध्रुव सब कुछ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब हो गया रहा है, लेकिन उसे से एक ही बात आई कि अनाहिता को बचाने का और उसे इम्प्रेस करने का उसने एक गोल्डन मौका खो दिया। रुद्राक्ष ने अनाहिता की तरफ देखते हुए को पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनाहिता ने हाँ मैं सर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग पेशेंट के साथ इस तरह कभी मत कीजिए मिस्टर राव। वह अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कर रहा था, उसका मुझे नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। ओके। अनाहिता की बात मानते हुए राघव 2 कदम पीछे हट गया और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया जो संभव ने कसकर पकड़ा हुआ था, वरना राघव उस आदमी को दूसरा थप्पड़ भी लगा चुका होता, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा होकर खतरनाक नजरों से उस आदमी को देखे जा रहा था। तभी संभव ने उसे छोड़ा और दूर खड़ा होकर गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा, राघव मेरे दोस्त, क्यों ना अगली बार तुम इसीलिए जाकर सीधा गोली मार दो या फिर फांसी से लटका दो। इस तरह बार बार छोटी मोटी हरकतें करने की क्या जरूरत है, ताकि तुम बार बार उसे चोट पहुंचा और हम बार बार उसे ठीक करें। संभव की बात सुनकर राघव ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसकी नजर सामने रुद्राक्ष और अनाहिता पर पड़ी जो अभी भी काफी नजदीक खड़े थे। भले ही वह समझता था कि रुद्राक्ष ने अनाहिता को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन उसे फिर भी बुरा लग रहा था। कुछ मिनट के बाद डॉक्टर डेविड अपने हाथ में एक बॉक्स लिए वापस आए। तभी उन्होंने देखा कि बेड पर लेटा हुआ पेशेंट के चेहरे पर उंगलियों के निशान है और उसके नाक से खून आ रहा है। क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? जैसे ही डॉक्टर डेविड ने बात की, सब लोग एक साथ राघव को देखने लगे और सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर राघव ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे खुली हवा की जरूरत है। इतना कहकर वो जल्दी से तेज कदमों से बाहर चला गया। उसके बाद डॉक्टर डेविड आकर उस पेशेंट को चेक करने लगे। क्या वह ठीक है? संभव ने पूछा। तब तक डेविड ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन अगर फिर से उसे ऐसी कोई चोट लगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले से ही बहुत खराब है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के होने के बावजूद उसने अगर ऐसी चोट दोबारा सही तो पक्का वह मर जाएगा। मैं अपना काम करने वाली हूँ। इतना कहकर अनाहिता ने डॉक्टर डेविड का दिया हुआ बॉक्स खोला, इसके अंदर रखी हुई सारी एक पंक्चर नीडल को देखने लगी जो उसने मंगवाई थी। क्या आपको यही चाहिए थी? डेविड ने पूछा। अनाहिता ने उन्हें देखा और कहा, हाँ मुझे यही चाहिए थी और मैं आप स्टार्ट करने वाली हूँ। अच्छा है यह कि यह आदमी बेहोश है, अगर यह होश में होता या फिर से पैनिक अटैक पड़ता तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता। प्लीज आप अपना काम कीजिए, डॉक्टर डेविड ने कहा। इससे पहले अनाहिता आपने काम शुरू कर दी, उसने संभव को याद दिलाते हुए कहा। प्लीज डीएनए टेस्ट जल्दी करवा दीजिए, और जहां तक बात रही इस काम की तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। ठीक है कहकर संभव ने वह दोनों बाल लिए और बाहर जाने लगा, लेकिन बाहर जाने से पहले वह डॉक्टर डेविड को अनाहिता पर नजर रखने के लिए याद दिलाकर गया। जाते जाते संभव ने वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। अनाहिता ने उस बैग से एक नीडल निकाली और पेशेंट के पास गई। जब डॉक्टर ने देखा कि अनाहिता किस्से पर एक पंचर करने वाली है तो उसने थोड़े डाउटफुल होकर पूछा, क्या आप सर से पहले शुरुआत करेंगी? यह बहुत रिस्की हो सकता है, आपको पक्का यकीन है कि आप हैंडल कर पाएंगी? अनाहिता ने बस पलके झुकाकर हाँ में इशारा किया और नीडल्स लेकर धीरे धीरे उस पेशेंट केयर पंचर पॉइंट्स पर प्रेस करने लगी। वहीं दूर खड़ा ध्रुवी यह सब देख रहा था। उसे अनाहिता पर भरोसा तो था, लेकिन उसे भी डर था कि अगर कुछ हो गया पेशेंट को तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। उससे भी पेशेंट की काफी चिंता थी, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने रुद्राक्ष से पूछा, क्या इस तरह का एक फेस ट्रीटमेंट उस पेशेंट की जान ले सकता है? इसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने उसे देखा और आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर से मुड़कर अनाहिता को काम करते हुए देखने लगा। अनाहिता ने सुइयां उस इंसान के शरीर में लगा दी तो उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ज्यादातर लोग इस ट्रीटमेंट की बेसिक जानकारियां नहीं जानते थे। अनाहिता बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रही थी ताकि उससे एक मिस्टेक भी ना हो। 4 नीडल्स को उस इंसान के शरीर में डालने के बाद अनाहिता के चेहरे का कलर पीला पड़ गया था। अनीता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर रुद्राक्ष को उसकी चिंता होने लगी और उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? अनाहिता तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। नीडल्स को उसके हेड में लगाना उसकी बॉडी में लगाने से ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा कारगर होगा, इसलिए मुझे आगे करना होगा। कहकर उसने पाउच से सिल्वर प्लेटेड और नीडल्स निकाली और पेशेंट की शर्ट हटाकर वहां पर सुइयां लगाने लगी। सर के मुकाबले पीठ वाले हिस्से में अनाहिता बहुत ही तेजी से काम कर रही थी। वही बगल में खड़ा ध्रुव सिर्फ अनाहिता के हिलते हुए हाथ को देख पा रहा था। जब तक वह क्या कर रही है उस समझ पाता, उससे पहले ही अनाहिता ने 12 सिल्वर प्लेटेड उस आदमी के शरीर में लगा दी थी। उसकी स्पीड देखकर ध्रुव मुंह से अचानक ही निकला, लड़की है या बुलेट ट्रेन? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।